हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, ये एमसी चंडीगढ़ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का पार्ट 10 है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम फायरमैन एंड क्लर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं मैथ, इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर के। और अब जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ये बिल्कुल नए और परीक्षा के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी जो पेपर है एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं 10th पार्ट का मैथ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि 3 स्क्वायर n+1 इज़ इक्वल टू 1/9 की पावर 3 n 1 - n ये हमें दिया गया, और हमें वैल्यू निकालनी है 2⁻²n+1 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2n+2 बन जाएगा इज इक्वल टू 1/9 ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 माइनस में 3n हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 2n+2 इज इक्वल टू ये 9 जब हम ऊपर लेके जाएंगे, तो 9 जब ऊपर जाएगा तो क्या है, पावर्स के जो साइन है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि इंटरचेंज साइन हो जाएंगे, यानी कि 3n - 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3⁻²n+2 इज इक्वल टू, ये क्या है 3 का स्क्वायर है 9 इज इक्वल टू 3n - 3। तो पावर फिर से हमारा ऐसे ही लिखेंगे हम इसको, 2n+2 इज इक्वल टू, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6n - 3, 6x - 6। अब बेस सेम है दोनों तरफ, तो हमें पता है कि जब बेस सेम होता है इज इक्वल टू के दोनों तरफ, तो पावर क्या हो जाती है, आपस में कंपेयर हो जाती है, यानी कि 2n+2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 6n - 6 के। तो n वाली टर्म को हम एक तरफ ले आते हैं, तो 2+6 इज इक्वल टू 6n - 2n हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 4n, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्या है, 2⁻²n+1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम n की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 2 इंटू में 2+1 और 2 2 4 +1 इज इक्वल टू 2⁵5, और 2⁵5 हमारे पास कितना होता है 32, यानी कि इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए, आपको रूल क्या पता होना चाहिए कि बेस अगर सेम है इज इक्वल टू के दोनों तरफ, तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 15 गिव अ रिमाइंडर एज 4 रिमाइंडर 4 देता है हमें। अगर हम किसी नंबर को 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 देता है। इफ द नंबर इज लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, अगर वो नंबर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो सम ऑफ द डिजिट, उसके डिजिट्स का सम क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वो कौन सा होता है, 9999 होता है, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिया, उसको हम 15 से डिवाइड करेंगे। तो 15 6 कितना होता है 90, 15 6 होता है 90, तो 9 यहाँ से एलसीएम रिमाइंडर आ जाएगा, ऊपर से 9 उतारेंगे, देन 15 6 90, देन अगेन 9, फिर देन अगेन 9 नीचे आ जाएगा, देन 15 6 90। तो आखिरी में जाके हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है 9 बचता है। तो लार्जेस्ट नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which exactly divisible by 15 is, वो कौन सा होगा, वो होता है हमारे पास 9999। और इसमें से अगर हम 9 में से या 99 में से हमने क्या करना है, जो रिमाइंडर हमारे पास आया उसको लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 9990 आ जाएगा। यानी कि जो वो कौन सा नंबर होता है 9990 होता है। तो 99990 यानी कि 9990, ये वो नंबर है जो 15 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। लेकिन हमें रिमाइंडर 4 चाहिए, तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 99990 में हम क्या ऐड कर देंगे 4 ऐड कर देंगे, तो ये वो नंबर आ जाएगा 99994, जो 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें कितना देगा 4 देगा। अब हमें इसके डिजिट्स का ऐड करना है, तो हम डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 9 + 9 कितना होता है 18, 18 + 9 27, और 27 + 4 कितना होता है हमारे पास 27 + 4 31। ठीक है, 27 + 4, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। तो 27 + 4 कितना होगा 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30, यानी कि डिजिट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा 31 बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x + y + z इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ डिवाइडेड बाय x + y + y³ डिवाइडेड बाय y + z + z³ डिवाइडेड बाय z + x।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो क्या है कि हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए। तो हमें जो इक्वेशन दी रखी है वो क्या दे रखी है, x + 5 + z = 8 हमें दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर लेते हैं ताकि इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई कर जाए। तो x की वैल्यू अगर मैं 4 मान लूँ, लेट कर लूँ, और y की वैल्यू भी हम 4 मान लें और z की वैल्यू हम 0 मान लें, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है ना, 4 + 4 + 0 = 8। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी सेटिस्फाई। अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को पुट करके इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर हम रख लेंगे। तो x की वैल्यू हमने 4 मानी है, तो 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 + 4, y की वैल्यू भी 4 है, प्लस y की वैल्यू भी हमने 4 मानी है, तो 4 + 4 4 क्यूब हो जाएगा। 4 प्लस z की वैल्यू हमने 0 मानी है, प्लस z की वैल्यू हमने 0 मानी है, और 0 को हम जिस मर्जी से डिवाइड करें वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 + 8 + 64 डिवाइडेड बाय 4 + 0, यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 8 + 16, और 8 + 16 कितना होता है हमारे पास, 24, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फास्ट और इजी वे में कर सकते हैं, आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और गाइस सिर्फ 10% लोगों ने इसका सही आंसर किया है, सिर्फ 10% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 440% of 60 plus 60% of 440 is equal to x% of 130 1320, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या, कि अगर मैं बोलता हूँ कि x% ऑफ y वो किसके इक्वल होता है, y% ऑफ x के इक्वल होता है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल होती हैं, चाहे आप x% ऑफ y बोल लें चाहे y% ऑफ x बोल लें। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ दी गई है कि 440% ऑफ 60 और 60% ऑफ 440, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल ही कहलाएंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फास्टली, डिवाइड बाय 100 लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 44 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 264 आ जाएगा। ठीक है, 264, 6 24 264 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा, 264 आएगा, इज इक्वल टू x/100 इंटू में 1320। तो 264 + 264 कितना होता है हमारे पास, 528 होता है, इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाई बाय 132। तो जब हम इसको कटिंग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 528 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 ऊपर चला जाएगा, 132 नीचे आ जाएगा, ये 4 पे एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, और यही हमें निकालना था। ठीक है ना, हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, सॉरी 1320 है, 0 तो 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगी एक, तो ये कितना आ जाएगा 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और सिर्फ 85% लोगों ने इसका सही आंसर कराएं, इतने इजी क्वेश्चंस को भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1 वुमन एंड 1 बॉय कैन माउ अ फील्ड इन 4 आवर एंड 6 आवर, यानी कि जो 1 वुमन है वो किसी काम को करती है 4 आवर्स में, और 1 बॉय जो है वो उसी काम को करता है कितने आवर्स में, 6 आवर्स में। तो हमें आगे क्या कह रहा है, इफ़ दे वर्क स्ट्रेचेज ऑफ 1 आवर अल्टरनेटिवली, अगर ये अल्टरनेटिव आवर काम करते हैं, यानी कि पहले 1 घंटा वुमेन काम करेगी, फिर अगला घंटा बॉय काम करेगा। स्टार्टिंग विद वुमेन से हमने स्टार्ट करना है, माउंग विल बी कंप्लीट, तो काम कितने दिन में कंप्लीट, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 क्या कहलाएगा हमारे पास, ये 12 होता है वर्क के बाद हम निकालते हैं एफिशिएंसी कैसे आएगी, 12/4 कर देंगे तो आ जाएगा 3, और 12/6 कर देंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, यानी कि 1 वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, और 1 बॉय की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। अब कह रहे हैं कि ये अल्टरनेट काम करते हैं, यानी कि पहला घंटा कौन काम करेगा, वुमेन काम करेगी, फिर उससे अगला 1 घंटा कौन काम करेगा, बॉय काम करेगा। इस तरह से इन्होंने काम करना है। तो पहले घंटे जब वुमेन काम करेगी तो कितना काम कर लेगी, 3, और अगले घंटे जब बॉय काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 2 काम कर लेगा। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास, 5 काम हो गया इन 2 आवर्स। ठीक है ना, इन 2 आवर्स, क्योंकि पहले घंटे वुमेन ने काम करा, दूसरे घंटे बॉय ने काम करा, तो 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे में टोटल कितना काम हो गया, 5 काम हो गया। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 वर्क होता है कितने आवर्स में, 2 आवर्स में। तो हमें कितना काम करना है, 12 काम करना है। तो 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 वर्क हो जाएगा, और 10 वर्क हो जाएगा कितने आवर्स में, 4 आवर्स में। तो 10 वर्क कंप्लीट हो गया हमारे पास कितने आवर्स में, 4 आवर्स में 10 वर्क जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब कितना काम रह गया, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना रह गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 12 में से जो टोटल वर्क है उसमें से 10 को लेस कर दिया, तो 2 वर्क रह जाएगा, ये अभी रिमेनिंग है। 2 अभी 2 काम अभी हमें और करना है, 2 यूनिट काम अभी हमें और करना है। तो ये कैसे करेंगे, ये कौन करेगा, अब किसकी टर्न आएगी, वापस से किसकी, वुमेन की। तो वुमेन का टाइम निकाल लेते हैं, वुमेन का 2 वर्क का टाइम निकाल लेते हैं, यानी कि वुमेन
टाइम हम निकाल लेते हैं तो वुमेन का टाइम कितना होगा, टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वुमेन ने 2 काम करना है कितनी देर में, कितनी एफिशिएंसी से, 3 एफिशिएंसी से। तो ये इसका टाइम आ जाएगा आवर्स में, इसको हम क्या करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 मिनट्स। हमने क्या करा इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो टोटल टाइम कितना लगा 4 आवर्स तो ये लगे, तो टोटल टाइम लगा 4 आवर्स और 40 मिनट्स ये हमें यहाँ पर लगे। ठीक है, तो गाइज आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए अल्टरनेटिव का, तभी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पाएंगे, नहीं तो अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेटिव से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइज ये थे हमारे पास मैथ के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अब बढ़ते हैं हम कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कोडिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉर यूज़ ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो www पे जो फाइल हम यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, उसके लिए कोडिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती है, वो यूज़ की जाती है HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है ये। HTML के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है, तो इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ कि HTML की जो हमसे फुल फॉर्म पूछ लेता है क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। टिम बर्नर ली स्पेसिफाइड HTML इन 1990, टिम बर्नर ली ने स्पेसिफाइड किया था HTML को 1990 में। वर्ल्ड वाइड वेब की जो फुल फॉर्म है वो www होती है। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था इसको, टिम बर्नर ली ने 1989 में इसको डेवलप किया था। और टिम रोट फर्स्ट ब्राउज़र इन 1990 में उन्होंने फर्स्ट ब्राउज़र रोट किया था, यानी कि बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो फुल फॉर्म टिम बर्नर ली के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों जो पहला जो ब्राउज़र था हमारा वो कौन सा था, सर्न, SERN। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिर्फ 80% लोगों ने 87% लोगों ने इसका सही आंसर किया। अ डैश डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म यूजिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा। अ मॉनिटर डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन इन विजुअल यूजिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स का यूज़ करके हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है, मॉनिटर देता है। तो ये मॉनिटर के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है कि पहले कौन सी किस तरह के मॉनिटर यूज़ होते थे। ठीक है, पहले जो थे वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन और कैथोड रे ट्यूब के जो मॉनिटर थे वो यूज़ होते थे, हैवी होते थे ये। फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर वाज इंट्रोड्यूस, फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1 मार्च 1973 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और ये आपको 3 इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। CRT कैथोड रे ट्यूब होती है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, और LED लाइट एमिंग डायोड्स होते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन लाइक J6 इज एक्सेल इन एक्सेल वुड मीन, तो J6 का एक्सेल में मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। तो जो कॉलम्स होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अच्छा आप देख भी सकते हैं चाहे, तो उनको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से, और जो रोज़ होती हैं उनको हम नंबरिंग से डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो J6 यानी कि 6th J कॉलम और 6th रो। J कॉलम, जो J है वो क्या काम करेगा, कॉलम का, और 6 जो है वो किसका काम करेगी, रो का। ठीक है, तो ये किसके सेल एड्रेस को दिखाता है। अगर आपको किसी सेल एड्रेस पे जाना है तो आप उसका कॉलम नंबर, देन कॉलम अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे, और साथ ही उसके बाद नंबर टाइप करेंगे। ठीक है, तो यह सेल एड्रेस के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल आर नोन एज, जो अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पैम, उन्हें स्पैम कहा जाता है। ठीक है, स्पैम में हमारे पास वो मेल चली जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज यूज टू क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, अ पिक्चर, अ ईमेल एड्रेस और अ प्रोग्राम। एक वेब पेज, टू क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, तो जैसे हम वर्ड जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उस पर कोई लिंक अगर हमें एक्टिवेट करना है वर्ड पेज पे, पिक्चर का और ईमेल एड्रेस का और प्रोग्राम का, तो उसका हम किसका यूज़ करते हैं, तो उसका हम यूज़ करते हैं किसका, हाइपर लिंक का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हाइपर लिंक का यहाँ पर यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हाइपर लिंक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हाइपर लिंक के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हाइपर लिंक से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड पेज पे क्या कर सकते हैं, हम
पिक्चर का एड्रेस दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो गाइज ये थे हमारे पास कंप्यूटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ अब हम बढ़ते हैं जीके के। जीके के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास जीके का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर कोलाटम डांस। कोलाटम डांस के लिए कौन सी स्टेट फेमस है? तो जो कोलाटम डांस है वो आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। कोलाटम डांस जो है वो आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस है। 18% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो ये कोलाटम डांस के बारे में और कुछ डांस फॉर्म हमें यहाँ पर नीचे लिखी गई हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। फेमस डांस फॉर्म्स हैं, इनको लर्न कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ बुक नेम पैक्स सिनिका implications for the Indian drone that has been authored by समीर सरन एंड अखिल डियो। तो हमें बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, लॉन्च किसने की थी ये बुक। लॉन्च कौन सी? पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन ड्रोन, जो कि समीर सरन और अखिल डियो ने लिखी थी। तो इसका जो विमोचन किया था, इसका जो लॉन्च किया था वो किया था सुब्रमण्यम जयशंकर ने, ठीक है ना। सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसको लॉन्च किया था और लिखी किसने थी? समीर सरन और अखिल डियो ने इसको लिखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सूत्र इज एन एशियन टेक्स्ट इंडियन डैश टेक्स्ट। तो नया सूत्र किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत में इसको लिखा गया है। नया सूत्र जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन रन इन इंडिया। फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जो है इंडिया में कब रन की गई थी? 1853 में इसको रन किया गया था, 1853 में। और ये कहाँ से कहाँ तक इसको रन किया गया था? ये रन किया गया था मुंबई टू थाने, ठीक है ना। ये रन किया गया था मुंबई टू थाने, इसको रन किया गया था। और ये कब किया गया था? 1953 में। 45 मिनट्स इसको पहुंचने में वहाँ पर लगे थे, 45 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज ऑटोबायोग्राफी इज द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये इजी सा क्वेश्चन है। 50% लोगों ने फिर भी इसका आंसर सही किया है। तो ये है हमारे पास नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किसने इसको लिखा है? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला को गाइस मैं बता दूं तो इसको फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है, नेल्सन मंडेला को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइज ये थे हमारे पास जीके के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से। नाउ अब हम चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अ कैमल इज डिस्टिंग्विश्ड डैश इट्स हम्प। कैमल को डिस्टिंग्विश किया जाता है किसके द्वारा? हमसे ये पूछ रहा है कि कैमल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग कैसे है कैमल। तो अलग होने के लिए यानी कि जिसके द्वारा हम पूछते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। बाय, इन डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स हम्प, ठीक है ना। तो कैमल अलग होता है बाय किसके द्वारा अलग होता है? बाय इट्स हम्प, ठीक है। 49% लोगों ने इसका सही आंसर किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू डैश हैव गिवन हिम रीअश्योरेंस इट वाज योर ड्यूटी। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? यू शुड हैव गिवन हिम सम रीअश्योरेंस इट वाज योर ड्यूटी। 97% लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर किया है। 97% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो यू शुड हैव गिवन हिम सम रीअश्योरेंस इट वाज योर ड्यूटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कट द स्क्रोच्ड पार्ट फ्रॉम द फैलन एप्पल एंड एट द अनरिप फ्लैश रिमेनिंग। तो वी कट द स्क्रोच्ड पार्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम द फैलन एप्पल एंड एट द अनरिप फ्लैश रिमेनिंग। तो एंड अभी मैंने जैसे बोल ही दिया तो किसका सही आंसर क्या आ जाएगा? एंड, क्योंकि ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कौन काम करता है? वो करता है एंड। अनटिल जो है वो टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। लिस्ट जो है तो किसी रिस्क से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। और येट जो है ये भी टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। अनटिल मीन्स अप टू, अनटिल मीन अप टू, कब तक ये काम चला। वी हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट अनटिल नेक्स्ट वीक का टाइम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड जो यूज़ किया जाता है यूज टू कनेक्ट द वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, क्लॉज और सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए ये एंड का यूज़ किया जाता है। और लिस्ट का जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया, लिस्ट जो यूज़ किया था टू अवॉइड द रिस्क को कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लिस्ट का। येट मीन्स का कहता है बट एट द सेम टाइम, बट नेवरदलेस। जैसे एग्जांपल है, इट वाज डार्क येट आई डिसाइडेड टू लीव। येट आई डिसाइडेड टू लीव, जब तक मैंने सोचा कि मैं लीव करूँगा ये अंधेरा हो चुका था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही एसीडेड डैश टू माई प्रपोजल। एसीड का डीडिड का मतलब क्या होता है? एसीड का मतलब होता है किसी रिक्वेस्ट को एग्रीएबल मान लेना, ठीक है ना। किसी रिक्वेस्ट को, किसी प्रपोजल को, यानी कि एग्रीएबल, ठीक है। तो इसका सही माफ़ कीजिएगा गाइस, एक सेकंड। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा एसिड। एसिड के साथ जो प्रपोजिशन लगती है वो कौन सी लगती है? टू लगती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका
करेक्ट हो जाएगा, ही एसीड टू माई प्रपोजल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पीपल। पीपल का प्लूरल फॉर्म क्या है? पीपल का जो प्लूरल फॉर्म होता है, तो पीपल गाइस एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी यही यूज़ होता है और प्लूरल में भी यही यूज़ होता है। तो प्लूरल, पीपल का प्लूरल जो फॉर्म होता है वो पीपल ही रहता है। और मैं अगर बता दूं तो शीप का प्लूरल फॉर्म शीप ही रहता है, डियर का प्लूरल फॉर्म डियर ही रहता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, पीपल, शीप, डियर, ये सब क्या रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में क्या रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे पास इंग्लिश के भी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे इंग्लिश, मैथ, जीके और कंप्यूटर के। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे आगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 11 में। अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।